हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी महसूस कर रहा हूँ कि ब्लड ऑक्सीजन और कोरोना का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस हो गया है और क्या उपयोगिता हो गई है हमारे जीवन में ब्लड की, ऑक्सीजन की। और जो कोरोना अभी हमारे देश में फैल रहा है, तो एक छोटा सा प्रयास है थोड़ा सा जागरूक करने का। तो फ्रेंड्स, यकीन है आप ज़रूर इस पे तवज्जो दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। फ्रेंड्स, ब्लड एक शरीर में बहने वाला लाल द्रव होता है। ये क्या करता है, रक्त फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर हृदय की बाईं ओर से गुजरता है और शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। साथ ही जब दोबारा वापस आता है तो हृदय की दाईं ओर से होकर फेफड़ों तक पहुंचता है और यह प्रक्रिया ये लगातार कंटिन्यूस करता रहता है ब्लड। तो ब्लड इज़ एसेंशियल टू लाइफ। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या करता है, किडनी तक हमारे जो वेस्टेज है वो ले जाता है और किडनी बेसिकली क्या करती है, जितनी भी वेस्टेज को है यूरिनरी सिस्टम के पास भेज देती है और यूरिनरी उसको यूनिट करके पास कर देता है। तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। ब्लड का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इवन ब्लड जो है कैन नॉट बी मेड और मैन्युफैक्चर। ये ना बनाया जा सकता है ना इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसको सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड डोनेट के द्वारा। सेकेंडली सर, बताना चाहूँगा ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में 60% लिक्विड फॉर्म होती है ब्लड की, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और 40% कार्पोल्स होती हैं जिसमें जिनके 3 अलग अलग फर्दर पार्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होती है, पानी के रूप में होती है। इसमें इसके अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा द्वारा ही किया जाता है और प्लाज्मा से ही सीरम निकलता है, जिससे आगे डायग्नोज किया जाता है। टेस्ट होते हैं मल्टीपल, कई बार अलग अलग तरह के, जिससे पता लगता है कि हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी है। अब सेकेंडली बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। यहाँ पे यह जो रेड ब्लड सेल्स हैं लगभग हमारी बॉडी में 50 लाख होते हैं। वहीं वाइट ब्लड सेल की बात करें तो 10,000 और प्लेटलेट्स की बात करें तो लगभग हमारे शरीर में 2 लाख के करीब प्लेटलेट्स होती हैं। और फ्रेंड्स, ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये लगभग 120 दिन तक हमारे शरीर में रहती है। 120 दिन तक रेड ब्लड सेल्स, लगभग 4 डेज तक अपना वाइट ब्लड सेल और लगभग 7 दिन तक प्लेटलेट्स। इसके बाद ये प्लीहा यानी कि जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, वहाँ जाके स्टोर होती हैं और वहीं जाके ये कब्र भी इनकी बोलते हैं, वहाँ जाके दफन हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है वो। अब फर्स्टली हम यहाँ पे बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की। फ्रेंड्स, अभी पहले ब्लड के बारे में बताएंगे कुछ और। ब्लड यह एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है फ्रेंड्स, कोलाइड समझ लीजिए यहाँ बेसिकली एक द्रव है, जैसे चाय ले लीजिए जिसमें हम छानते हैं तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, उसी तरह से ये नेचुरल कोलाइड है ब्लड। इसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड के कण यानी कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेट से अलग हो जाती है, तो नेचुरल कोलाइड है। इसमें कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी को जोड़ कर रखते हैं और इसकी pH वैल्यू फ्रेंड्स 7.4 होती है। जैसे कि आप जानते हो, अगर किसी चीज़ की वैल्यू 7 से कम होती है तो बेसिकली वो एसिड हो जाता है और 7 से ऊपर होने पर वो क्षार हो जाता है यानी बेस हो जाता है। तो यहाँ पर 7.4 है, तो ये एक बेस है। और ब्लड की मात्रा पुरुष में लगभग 5.5 लीटर और वहीं महिलाओं में 5 लीटर लगभग होती है। ये 500 ml इसलिए लगभग कम होती है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। ब्लड का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, या जो हड्डियों के अंदर हमारी होती है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, वहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन हमारे पुरुष में या मेल में बॉडी में 14 ग्राम डेसीलीटर और महिलाओं में लगभग 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और मैंने फ्रेंड्स जैसे कि बताया, ब्लड प्लीहा यानी स्प्लीन में स्टोर होता है। स्प्लीन इज़ नोन एज अ ब्लड बैंक इन द ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन में ही हमारे जो ब्लड है वो इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है। और स्प्लीन इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड अर्जेंट स्टोरेज ऑफ ब्लड सेल्स। और यहाँ पे ये ब्लड प्यूरिफाई भी होता है हमारे स्प्लीन यानी प्लीहा में। अभी फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। फर्स्टली
ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सेल्स में ऑक्सीजन को पास करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल, ये सब हमारे बॉडी को आगे पास करता है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना, जैसे हमने बताया था वेस्टेज होता है उसको यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड इत्यादि। प्रतिरक्षात्मक कार्य करना, मतलब हमारे अंदर जो निरोगी की क्षमता है वो बढ़ाना। संदेश वाहक का कार्य करना, शरीर में पीएच नियंत्रित करना और मेन इंपॉर्टेंट शरीर का ताप नियंत्रण करना। ब्लड जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बताना चाहूँगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा इनको आपको ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा, ना बता पाऊँगा, फिर भी मेरा एक प्रयास रहेगा छोटा सा आपको एक इंट्रो देने का। फ्रेंड्स, आरबीसी, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोष कण जो होते हैं आरबीसी जिनको बोलते हैं, ये प्लीहा में ही नष्ट हो जाते हैं और वहीं उसका प्लीहा में इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आरबी का जो इमेज है वो उभयतल, मतलब लेंस टाइप का है, जो उत्तल लेंस टाइप का, इस टाइप का। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से एनीमिया, साथ ही थकान, सिर चकराना, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा और पीला पड़ना, यानी हमें थकावट महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, हमें चक्कर आते हैं और शरीर में कमजोरी होती है अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की बात करें। और डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कोरोना को देखते हुए डब्ल्यूबीसी। इसे शरीर का सिपाही कहते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट करता है, एंटीजन को का निर्माण करता है और इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको एकदम से डिटेक्ट करता है और उसको लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जाके उसको ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे ही सपोज कीजिए हमारी बॉडी भगवान ने बनाई एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह के विषाणु, कीटाणु, वायरस सबसे लड़ती है। फ्रेंड्स, अभी हम कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई कोरोना आता है तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोरोना आएगा तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी सेल्स, जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीजेंस जो होते हैं, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। एंटीबॉडीज़ जगाएंगे अपने सिपाहियों को, बोलेंगे चलो एक वायरस आया है, इससे लड़ना है। तो हमारे जो सिपाही होंगे, कौन, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये जागते हैं, ये उठते हैं और ये उस वायरस पे अटैक करते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब जो कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन और जो अदर वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो कोरोना से, ये क्या कर रही हैं, हमारी जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बना रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनेंगे हम कोरोना से लड़ने में उतना सक्षम होंगे। तो फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इरोसिनोफिल्स और बोरोफिल्स, ये बेसिकली डब्ल्यूबीसी के 5 अलग अलग पार्ट हैं। इनका जल्दी मैं बताना चाहूँगा। लिम्फोसाइट ये शरीर को जो वायरस से बचाती है। लिम्फोसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोरोना भी एक वायरस है तो इससे भी बचाती है। और मोनोसाइट, ये भी सेम बैक्टीरिया, वायरस और कवक से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो बेसिकली जब भी कोरोना वायरस आता है तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये जल्दी से जाते हैं अटैक करने के लिए, उस कोरोना वायरस को मारने के लिए, और एंटीबॉडीज़ उसको एक्टिवेट करती है कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई ऐसा चीज़ आया है जो कि आना नहीं चाहिए था। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट ये दोनों वायरस को मारते हैं, ये जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। इसी तरह से न्यूट्रोफिल, ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर को मदद करता है। इओसिनोफिल्स, यह परजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं, ये से लड़ने में शरीर की मदद करता है और अस्थमा जैसी एलर्जी में भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। बेसोफिल्स, यह एलर्जी से संबंधित सूजन की समस्याओं, जो हमारी एलर्जी की बात करें, सूजन होती है तो उससे शरीर को सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो हमारे बॉडी में रक्तस्राव है उसको रोकना होता है। अगर प्लेटलेट्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में रक्तस्राव हो जाता है। प्लेटलेट्स कोलेजन नामक एक द्रव से मिलकर यहाँ एक स्थायी दीवार का निर्माण करता है और रक्त वाहिका की अधिक क्षति होने से उसको रोकता है। अगर हमारे, अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्लेटलेट्स की, लगभग हमारे शरीर में लगभग 1.5 से 2 लाख 3 लाख तक भी होते हैं, और अगर ये कम होते हैं और या ज़्यादा होते हैं उसके भी हमारे बॉडी में नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये हमारे प्लेटलेट्स बॉडी में बढ़ते हैं तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लकवा का खतरा बढ़ सकता है अगर हमारे प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर उसके उलट अगर हमारे प्लेटलेट्स कम होते हैं या अगर 30,000 से कम होते हैं तो रक्तस्राव होने की संभावना है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया,
इन केसेस में क्या होता है कि जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो हमारी बॉडी में ये रक्तस्राव होने की संभावना और हमारी डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी जाता है डेंगू और मलेरिया के कारण जब प्लेटलेट्स कम होंगी। तो फ्रेंड्स ये तो था एक इंट्रोडक्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। अब सबसे ज़्यादा आज की डेट में कोरोना और ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऐसा क्या है कोरोना में कि हमारी ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में मिल रही है, कैसे हम ऑक्सीजन से ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा आपको। पहले हमें बताना चाहूँगा हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है कितना है। लगभग 79% हमारे जो वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैस है। और होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो फेफड़े हैं, फेफड़े पूरी गैस अंदर लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, फिर नाइट्रोजन अलग करते हैं, 21% ऑक्सीजन अलग करते हैं और ये गैस अलग करते हैं। तो हमारा फेफड़ा इतना वर्क करता है कि ये सब चीज़ें अलग अलग व्यवस्थित करने में ही रह जाता है। अब जब अभी कोरोना होता है, जब हमारा फेफड़ा या लंग्स इन्फेक्टेड होता है तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस को अलग करे। तो हमें क्या चाहिए होती, 21% जो ऑक्सीजन है, बिल्कुल प्योर 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो शरीर है इस 21% का भी सिर्फ 4% ही ऑक्सीजन अपने आप में यूज़ करता है। बाकी जो ये अदर गैसेस हैं ये हम और नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी से इसको बाहर निकाल देता है, जो हम लोग इनको इनहेल करते हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, इसमें क्या शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसका इलाज, दूसरी ज़रूरी दवाएं और ऑक्सीजन ना मिलने की खबरें लगातार आ रही हैं। आज हमारे देश में संक्रमण की इतनी रफ्तार हो गई है कि इसको रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पर्यावरण में इतनी मात्रा ऑक्सीजन है फिर भी मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है? उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि हमारे जो लंग्स हैं उनको डायरेक्ट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, तो अब वो हमें कहाँ से मिल रही है? अब हमें मिल रही है न्यूबलाइज़र से। बेसिकली अभी इसको पहले हम यूज़ करते थे, न्यूबलाइज़र को अस्थमा में एक दवाई डालते थे तो वो जो हम डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती थी तो अस्थमा दूर होता है। बट अभी ये देखने में आया है इसको न्यूबलाइज़र को प्लेन यूज़ करते हैं या पानी के साथ करते हैं तो ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है लगभग 70 से 80%। सेकेंडली, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये एक तरह से छोटा सा एक डिवाइस होता है, इसमें ये बिजली से काम करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पोर्टेबल मशीन होती है जिसकी मदद से मरीजों के लिए घर पर हवा से ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और ये पोर्टेबल होने के कारण ये छोटी सी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, घर में इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपके पास घर में कुछ सुविधा नहीं है तो इसको लेके आप ऑक्सीजन जनरेट करके पेशेंट को दी जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रेंड्स, कोरोना में जब दूसरी वेव के चलते मरीजों की संख्या जब तेज़ी से बढ़ रही है, लगभग 3 लाख से ऊपर हो गए हम लोग, ऐसे में हॉस्पिटल से लेकर होम आइसोलेशन तक ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार ज़रूरत बनती जा रही है। और तो आप जो पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। अभी इसके दाम और खपत दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन दिनों पोर्टेबल सिलेंडर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। ये सिलेंडर ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और ऑफलाइन भी मार्केट में मिल रहे हैं। लगभग 75 लीटर का एक सिलेंडर अगर बात करें तो लगभग 5500 से 6000 रुपये का एक 75 लीटर का सिलेंडर मार्केट में अवेलेबल है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये क्या होता है फ्रेंड्स, कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है। इसमें जब कंप्रेस करा जाता है तो अलग अलग इसको -185 डिग्री तक इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे डिस्टिल्ड करते हैं। इसको फिर उबाला जाता है, उबालने के बाद इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसेस अलग की जाती हैं। और जब इसमें अलग करते हैं तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन हमें अलग मिलती है और ऑक्सीजन अलग मिलती है। तो आपने देखा होगा आजकल टीवी में दिखा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, ट्रेन पर रखे कंटेनर जा रहे हैं, बाई एयर भी जा रहे हैं, एयरफोर्स भी एक बड़े बड़े कंटेनर को लेके जा रही है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एलपीजी होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से इन सिलेंडर्स में होती है लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन गैस, जो कि अभी आज हर जगह डिमांड आ रही है, हॉस्पिटल वगैरह में डिमांड आ रही है। ये लगभग 80% तक इसमें कंप्रेस होता है। मतलब समझ लीजिए नॉर्मल जो कहीं पे अगर 1 लीटर गैस है तो उसका हम 80 गुना यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की। और फ्रेंड्स, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता है, तो क्या होता है, वेंटिलेटर पे रखते हैं। वेंटिलेटर में क्या होता है, आपके फेफड़ों में डायरेक्ट एक पाइप लगाया जाता है, ठीक है, वो अपना डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं या मेडिकल जो भी आपको एड मिलती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये
तब की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जब हम किसी कोई भी पेशेंट को बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है और उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो उस अवस्था में जब हमारे पास ऑक्सीजन इस तरह से देना पड़ता है कि उसको डायरेक्ट फेफड़ों में एक पाइप द्वारा दी जाती है, तो इस वक्त हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं जब ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट में जाता है। तो ये बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एक मशीन है जो ऐसे मरीजों की ज़िंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये खुद से सांस नहीं ले पाते, यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालता है। इस बीच डॉक्टर इलाज के लिए फेफड़ों के द्वारा जो भी उसको ट्रीटमेंट देते हैं, हवा ऑक्सीजन फेफड़े में डायरेक्ट पाइप लगा के दी जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर यही कहना चाहूँगा, कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें। अपने आँख, नाक, कान, मुंह इनको अपने हाथों से ना छुएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। थैंक यू।